मोललता, इसको मोलालिटी बोला जाता है। मोलालिटी, इसको सूचित किया जाता है स्मॉल एम से। अब मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल छोटा एम से। ध्यान दीजिएगा, मोललता होता क्या है पहले समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। देखो, मोललता है 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी विलायक में, यहाँ विलायक है और बाकी नॉर्मलता और मोलरता में क्या था? विलयन था। यहाँ विलायक है। 1 केजी विलायक में जितना मोल उपस्थित होगा विलेय का, उसको बोलते हैं मोललता। नहीं आया? ये नहीं आया, एक बार में समझ में नहीं आना चाहिए। आइए देखिए, तब हो सकता है कि आपको समझ में कुछ आ जाए। एक बार में तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो महान हैं ना। चलिए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। 1000 ग्राम क्या है? जल है। तो जल क्या हो गया? विलायक। इसमें 1 मोल क्या घोल रहे हैं? यूरिया घोल रहे हैं। तो आपसे कहा जाएगा कि इस विलयन का मोललता बताइए। तो मोललता का परिभाषा क्या बताया गया आपको? क्या बताया गया, याद है? परिभाषा आपको ये बताया गया, 1 केजी विलायक में जितना मोल उपस्थित रहेगा, ये कितना केजी है? 1 केजी विलायक में। तो ये देखो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, तो ये कितना केजी है? हाँ, 1 केजी। अब आप लोग को यह भी पता नहीं है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है क्या? 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम होता है। तो ये दिया है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जल। तो कहो कि ये 1 केजी है। तो आपको परिभाषा क्या बताया गया कि 1 केजी विलायक में जितना मोल उपस्थित होगा। तो बताओ, तो ये 1 केजी है, तो 1 केजी में कितना मोल है? 1 मोल है। तो जितना मोल रहेगा उसी को मोललता बोलेंगे। मतलब मोललता कितना इसका आ जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। अगर मान लो कि ये 1 केजी है और 1 केजी में यहाँ पर 2 लिखा रहता, 1 केजी में 2, तो मोललता 2 हो जाता। परिभाषा पर ध्यान दो। परिभाषा ये बोल रहा है कि 1 केजी विलायक में जितना मोल उपस्थित होगा उसको हम मोललता बोलते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? चलो लिखो यहाँ पर। तो 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। समझा? 1 केजी विलायक में जितना होगा विलेय का मोल, उसको बोलेंगे हम मोललता। यहाँ से फिर आप मोललता का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, समझे? और बोर मत हुए, खाना खा करके अच्छा से पढ़िए लिखिए। मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर देखो
ये होता है विलेय का मोल, और बटा में क्या होता है, बोलो, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, तो किलो में होता है, समझा। जैसे देखो विलेय का मोल, कितना मोल है विलेय का मोल, 1 है ना, तो यहाँ 1 रख दो। बटा में कह रहा है कि विलायक का द्रव्यमान, लेकिन किस में चाहिए, किलो में चाहिए, तो दिया है किस में, ग्राम में दिया है ना। इस ग्राम को बदल दो किलो में, कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग दे दो, अरे कितना होता है ऐसी ना, 1000 से भाग दे दो, बदल दो किलो में, और तब यहाँ रख दो। तो 1000 ग्राम बराबर कितना किलो, 1 किलो। तो 1 बटा में कितना, 1 तो आएगा, देखिए नहीं है, समझा। अब देखिए फिर दिक्कत वहीं होने वाला है आपको, जो दिक्कत आपको पीछे में आप छोड़ के आए हैं उसे जान छूटने वाला नहीं है, फिर वही दिक्कत यहाँ पर। विलेय का क्या चाहिए, मोल, कभी आपको मोल नहीं देगा, क्या देगा, ग्राम देगा। तो उस ग्राम को मोल में बदलने आपको आना चाहिए। विलायक का द्रव्यमान किस में चाहिए, किलो में चाहिए, केजी में नहीं देगा आपको, ग्राम में देगा। तो 1000 से भाग दे करके बदल देंगे उसको ग्राम में, और तब आप यहाँ रख देंगे, बदल देंगे उसको केजी में, तब यहाँ पर रख देंगे, समझे। तो ये फार्मूला लिख लिए होंगे। चलिए अब आपको बता रहे हैं, इस पर भी एक छोटा सा प्रश्न है, और छोटा सा प्रश्न आप लोग देखिए, उसको आप लोग देखिए कि वो क्वेश्चन क्या है, समझे, तब आप लोग जो है बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 1.80 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में उपस्थित है। 1.80 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में उपस्थित है, तो क्या निकालना है, विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन का ज्ञात क्या करना है, बोलो कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो फिर से आपको बोल दे रहे हैं, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल, और विलेय का मोल चाहिए, विलेय का ग्लूकोज से ना मोल है इसमें। अरे तुम लोग को पता नहीं है कि ये जल में उपस्थित है, तो 100 ग्राम जल, तो जल हो गया विलायक, और उसमें ग्लूकोज ये पर उपस्थित है, ग्लूकोज क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलेय का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये ग्राम दिया है ना, तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए इस ग्राम को मोल में बदलने की, समझ में आ रहा है, मोल में बदल कर तब यहाँ रखेंगे। आया, विलायक का द्रव्यमान चाहिए किस में, केजी में चाहिए, दिया है किस में, देखो जल कितना ग्राम में दिया है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में 1000 से भाग दे दो, बदल दो किलो में, और तब यहाँ रख दो, तब आपका आएगा मोललता, समझ रहे। चलिए पहले आइए, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर बोलो क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में, देख लेना, द्रव्यमान ग्राम में, बटा में क्या होता है, अणु द्रव्यमान। तो अणु द्रव्यमान ग्लूकोज का निकालने आना चाहिए, उसके लिए ग्लूकोज का फार्मूला पता है, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। तो इसका अणु द्रव्यमान निकाल कर चेक कर लीजिएगा, कार्बन का 12 होता है,
ऑक्सीजन का 1 होता है, तो कार्बन का 12, तो 6 गो है, तो 72 हो जाएगा। ऐसे जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा 180, यानी 1/100 क्या आ गया ये मोल। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर। अब चाहिए विलायक का द्रव्यमान किलो में, समझा? विलायक का द्रव्यमान चाहिए किलो में, तो आप यहाँ लिखिए विलायक का द्रव्यमान किलो में। बोलो ना, नहीं बोलेगा? क्या है जी? विलायक का द्रव्यमान किलो में चाहिए। बोलो क्या करेंगे आप? 1000 से भाग दे देंगे, ये आएगा 1/10 किलो, तो किलो आ गया, मोल आ गया, तो रख दो मोललता के फॉर्मूला पर। मोललता बराबर होता है विलेय का मोल 1/100। इसके बाद होता है विलायक का द्रव्यमान किलो में, तो 1/10, ये कितना आ जाएगा 10/100, यानी कि 0.1 आएगा। ऐसे समझा? तो इतना है। अब आप देखिए मोललता और मोलरता में संबंध। तो अगला आप लोग हेडिंग लिखिए। अगला हेडिंग मोललता और मोलरता में संबंध आप लोग देखिए। चलिए हेडिंग आप लोग लिखिए। लिखो मोलरता और मोललता में संबंध। बोर नहीं होना है, अच्छा से पढ़ाई करना है, समझा? कम से कम आप जो है 1 घंटा पढ़िए, हैं? अब इतना भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर रहे हैं घर पर? तो इस संबंध को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। मोलरता और मोललता में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर लोगों को आता ही नहीं है। ये संबंध आप लोग को पता रहेगा तो बहुत ही आगे का रास्ता आपके लिए आसान होने वाला है, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखो डी जो है डेंसिटी है, घनत्व, बराबर होता है m 1/m W/1000। कहेंगे सर ये सब क्या लिख दिए हैं? देखो हम ना बताएंगे। ये जो है ना, ये घनत्व होता है, ये m बताइए, बड़का m है ना, ये मोलरता होता है, मोलरता, समझा? ये छोटा वाला m बोलो क्या होता है? बोलो मोललता होता है। आ रहा है कुछ? और ये W ध्यान दीजिए, अणु द्रव्यमान है। ये क्या है? अणु द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब कि मोलेक्यूलर मास है। देख लो, मोलेक्यूलर मास। कहोगे सर मोलेक्यूलर मास को आप m नहीं लिखे हैं, तो देखो मोलेक्यूलर मास को हम m अगर यहाँ लिख देंगे कि मोलेक्यूलर मास को हम m यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आप यहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि इसमें मोलरता कौन है। इसीलिए हम ये अणु द्रव्यमान को m नहीं W लिखे हैं। समझ लीजिएगा, उतना तो खोपड़ा होना चाहिए ना आपको, पढ़ाई कर रहे हैं तो। छोटा बच्चा तो नहीं है ना, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन बनाते चलिएगा। अणु द्रव्यमान को यहाँ W लिखे हैं, मोलेक्यूलर मास को m नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर m लिख देते तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि उसमें मोलरता कौन है। इसीलिए वहाँ पर क्या लिखे हैं? W लिखे हैं। एक बात आप लोग क्या कीजिए कि
नोट करके लिखिएगा। देखिए नोट करके क्या लिखवाना है, नोट करके हम यही लिखवाएंगे ना कि अगर प्रश्न में घनत्व नहीं दिया हो, अगर प्रश्न में घनत्व नहीं दिया हो तो मूलरता और मूललता दोनों का मान बराबर होता है। समझा? चलिए नोट करके लिखिए, तो इस बार बोल कर लिखवा रहे हैं। अगर प्रश्न में घनत्व नहीं दिया हो, अगर प्रश्न में घनत्व नहीं दिया हो तो मोलरता और मोललता दोनों का मान बराबर लिया जाता है। दोनों का मान बराबर लिया जाता है। समझ रहे हो? ये खत्म, तो यह भी खत्म हो गया। आप लोग प्रश्न भी देख लिए। अच्छा से पढ़ो जी, बोर नहीं होना है। घर पर ठीक से पढ़िएगा समझते हुए तो सब कुछ सही आपको ये आसान लगेगा, और नहीं पढ़िएगा तो वही तो भारी लगता है। तो कहते हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा? पढ़ते हैं घर पर। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 पढ़े हैं कि समझ में आएगा? तो काहे लिए बताया गया है? लेक्चर नंबर 1 देखो, लेक्चर नंबर 2 अच्छा से पढ़ाई कीजिए, तब ना तीसरा नंबर में आएगा तो समझ में आएगा। अब पढ़ा हुआ है ही नहीं है। लेक्चर नंबर 2 आप पढ़े नहीं हैं, थोड़ा सा देखे हुए हैं, स्टार्टिंग में देखे होंगे, कहाँ से समझ में आएगा थर्ड नंबर? तो आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा समझ में? सब कुछ घर में पढ़ाई करेगा तब ना। फिर आप लोग कहेंगे कि कैसे समझा रहे हैं कि समझ ही में नहीं आ रहा है हमको। अपने पता आप लोग दोष देते नहीं हैं। तो आइए चलते हैं हम किसमें? हाँ, मूल प्रभाज में अब आएंगे हम। अगला नंबर देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है ये आज का क्लास। मूल प्रभाज। इसको कुछ लोग बोलते हैं मूल अंश। समझा? इसको सूचित किया जाता है x से। इसको बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। पहले इसको समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। समझे ना? देखो पहले समझ लो ठीक से, अच्छा से। 1 मोल बिलियन में कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल बिलियन में जितना मोल विलेय या विलायक उपस्थित होगा उसको बोलते हैं हम मोल प्रभाज। नहीं आया? देखो अच्छा से समझिए। समझ में तो काहे नहीं आएगा जी, ध्यान देगा तो। आदमी से बढ़कर कोई काम है? सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पर है 1 मोल। क्या है 1 मोल? 1 मोल लिए हुए हैं विलेय। समझते रहना, 1 मोल विलेय है। और क्या है? 5 मोल विलायक है। 5 मोल क्या है? विलायक। समझो, ये एक बिलियन बनाए हैं। इस बिलियन में 5 मोल विलायक है और 1 मोल विलेय है।
तो बिलियन कितना मोल है? कितना मोल विलेय? अरे विलेय कितना 1 मोल है और विलायक कितना 5 मोल। तो बिलियन कितना मोल? बिलियन दोनों जोड़ दो, विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दो, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। तो बिलियन का कितना मोल है? 6 मोल है। ध्यान देना, बिलियन का 6 मोल। परिभाषा हम क्या बोले हुए हैं? परिभाषा कह रहा है 1 मोल बिलियन में जितना मोल उपस्थित होगा। पहले हम लिख दे रहे हैं, समझा? तब फिर से समझाएंगे तो हो सकता है समझ में आए। लिखिए, 1 मोल बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को मोल, वह 1 मोल बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, समझा? 1 मोल बिलियन में विलेय या विलायक जितना मोल होगा ना उसको मोल प्रभाज बोलते हैं। बोलो कितना है बिलियन? बिलियन देखो, समझो जी, बिलियन कितना है? 6 मोल है ना। अरे बिलियन विलेय विलायक दोनों को जोड़ दो, हो गया। अब आपसे कह रहा है कि आप मोल प्रभाज बताइए किसका? विलेय का। तो ध्यान देना, समझना पहले। आपसे कह रहा है कि आप विलेय का मोल प्रभाज बताइए, तो आप परिभाषा में क्या लिखे हैं कि 1 मोल बिलियन में जितना मोल विलेय उपस्थित होगा, ये विलेय का ना है, मोल प्रभाज है। तो 1 मोल बिलियन में कितना बिलियन है? 6 मोल है ना। तो आप लिखना कि 6 मोल अगर बिलियन है तो अगर में विलेय कितना है? 1 है। तो अगर 1 मोल बिलियन रहता तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। तो यही परिभाषा कह रहा है यहाँ पर कि 1 मोल बिलियन में जितना विलेय उपस्थित होगा, तो 6 मोल टोटल है ना। तो 6 मोल बिलियन में 1 मोल है विलेय, तो 1 मोल में 1/6। तो कहेंगे विलेय का मोल प्रभाज 1/में कितना है? 6 है। ऐसे समझा? उसी तरह से आप यहाँ बता सकते हैं। यहाँ बताइएगा क्या? विलायक। तो बताइए विलायक का कितना हो जाएगा? विलायक का तो विलायक का हो जाएगा 5 है ना। तो अब लिखना कि 6 मोल में 6 मोल बिलियन में विलायक 5 है। तो 1 पर कितना हो जाएगा? 5/6 ना। तो आप यहाँ लिखिएगा 5/6 ऐसे। दिक्कत हो रहा है, मान लो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है कि सर हम तो ये भूल जाएंगे सर। तब भूल जाएंगे तो एक बात याद रखिएगा, जिसका भी मोल प्रभाज पूछेगा, जिसका भी मोल प्रभाज पूछेगा उसका मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे। देखिए आपसे पूछ रहा है विलेय का मोल प्रभाज, तब विलेय का मोल ऊपर, देख लो विलेय का मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे, समझा। इसके बाद विलायक का मोल, विलायक का मोल प्रभाज, तब विलायक का मोल ऊपर और सबको जोड़ करके नीचे, समझा। तो इस तरह से है।
और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए दूसरा परिभाषा भी आप लोग देख सकते हैं, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। दूसरा परिभाषा आप ये देंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दूसरा परिभाषा आप ये देंगे, विलेय या विलायक का मोल तथा विलयन के संपूर्ण मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज बोलते हैं। चलो लिख लो, तुम लोग भूल जाएगा, पता नहीं सब क्या समझ लेता है। लिखो दूसरा परिभाषा आप लोग लिखिए। चलो दूसरा परिभाषा या करके लिखो, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। हो गया। देखिए परिभाषा एकदम से इजी है। कह रहा है कि विलेय या विलायक का मोल और विलयन का संपूर्ण मोल, दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम? मोल प्रभाज कहेंगे। जैसे देखिए विलेय का मोल प्रभाज, तब विलेय का मोल और विलयन का मोल दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम? दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे मोल प्रभाज विलेय का। आप देखिए विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल और विलयन के मोल दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे हम? विलायक का। सिंपल है, सब इजी है। समझा? एक बात आप लोग और याद रखिएगा। कौन सा बात? हमेशा याद रखिए कि विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज, ध्यान दीजिए, ये दोनों का सम, दोनों का जोड़ हमेशा एक आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भाई साहब आप गलत हैं। विलायक दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो एक आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो गलत है। देख लो जोड़ के देख लो कितना है, 1/6 विलेय का, अब विलायक का कितना है 5/6। करो तो दोनों को जोड़ो तो 1/6 5/6 क्या होगा 6/6, एक आएगा एक। समझा? बस और थोड़ा सा है, आप लोग अगला हेडिंग संबंध लिखिए। कौन सा संबंध? तो अब आपको बता रहे हैं मोललता और मोल प्रभाज में संबंध है। मोललता और मोल प्रभाज में संबंध है। देखिए इसमें क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध है विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है मोललता, मोललता प्लस क्या होता है 1000 बट्टा में MW। ये MW जो है वो भूत नहीं है,
आप यहाँ लिख लेंगे मोलेक्यूलर मास है ये, मोलेक्यूलर वेट, समझा? लिख दे रहे हैं मोलेक्यूलर वेट। तो मोलेक्यूलर वेट, तो ये मोलेक्यूलर वही भूत नहीं है, ये अणु द्रव्यमान है जी, अणु द्रव्यमान। बार बार तुम लोग को लिखना पड़ रहा है। अणु द्रव्यमान, समझा? इसी को लोग क्या बोलते हैं? अणु भार भी बोलते हैं। तो ये सब ध्यान देना, अणु भार है अणु द्रव्यमान सब एक ही है, अणु भार। हाँ ध्यान देना, आप लोगों के क्लास में जनरली जो विलायक लेगा ना, 95% केस में विलायक वो पानी लेता है। तो जब पानी लेता है, पानी मतलब H2O, 95% केस में विलायक क्या देगा? वाटर, जल देगा। तो जल का यहाँ रखो तो अणु द्रव्यमान यहाँ रखो, ऑक्सीजन का 16 और 2 इसका कितना 18, तो 16 2 18 हुआ, 18 से यहाँ भाग दे दो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर m बटा में m प्लस 18 से भाग दो, समझा? तो 18 से भाग देगा ना तो ये आएगा 55 आएगा, 55.5 आएगा, समझा? तो इसी को तुम लोग याद रखो। अगर प्रश्न में देखिए ज़्यादा अगर खुश हुआ तो आपको मोललता देगा, तो मोललता देगा तो खटखट यहाँ रह के निकाल देना। मोललता पूछेगा तो ये मोल प्रभाज देगा, एकदम जरूरी है, दोनों में से जरूर कोनो देगा। अगर मोल प्रभाज पूछेगा तो मोललता देगा, और मोललता पूछेगा तो मोल प्रभाज देगा। तुरंत यहाँ पर पता होना चाहिए ये कब है, तो जब आपका विलायक जल रहेगा तो, मतलब जल 18 से भाग दिए हैं वहाँ पर, ध्यान देना। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, जब विलायक कौन सा हो? जल हो, क्योंकि जल का अणु द्रव्यमान 18 ना, तो 18 से भाग दिए हैं 1000 में, समझा? आ जल अगर नहीं हो, कोई दूसरा हो, तो दूसरा हो तो उसका अणु द्रव्यमान निकाल कर तब यहाँ रखना, समझा ना? हम मान के चले हैं कि आप लोग के क्लास में जल ही देगा, इसलिए जल 18 से भाग ही दे करके सीधा ये निकाल दिए। आया? तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, आज के क्लास में यहीं पर ब्रेक लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।